हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोग सब ठीक हैं? लेसन पढ़े आप लोगों ने? पिछले वाले जो भी दिए थे मैंने। जिसने नहीं पढ़े बेटा, आप लोग पहले वाले भी लेसन्स रीड करिएगा अपनी क्लास के अकॉर्डिंग भी और ग्रामर भी। आज मैं आप लोगों को नया एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है ना, स्टार्टिंग का, स्पेशली ये सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? क्योंकि हमको बेसिक चीज़ें नहीं पता होती है ना, तो हम उसकी वजह से कभी कभी कुछ रॉन्ग कर देते हैं, है ना, और बहुत बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं उसकी वजह से, ठीक है? स्पेशली ये एक ऐसा टॉपिक है जो 6 क्लास से लेके, या आपकी 5th से क्लास स्टार्ट होती है तो वहाँ से लेके जो बड़े बड़े रीड लेवल के जो RPSC एग्ज़ाम्स हैं ना, उन तक में इसके क्वेश्चंस आते हैं। और वो क्वेश्चंस जो हैं हम लोग कभी कभी उनको मिस्टेक की वजह से और नहीं ज्ञान होने की वजह से रॉन्ग कर देते हैं, है ना। तो ये टॉपिक आप नया समझिए, वर्ण विचार, ठीक है? तो आज अपन अच्छे से ध्यान से समझते हैं वर्ण विचार होता क्या है, ठीक है? सबसे पहले हम वर्ण विचार का मतलब है वर्णों पे विचार करना, ठीक है? तो वर्ण विचार का मतलब, अब सबसे पहले वर्णों के बारे में जानना पड़ेगा, वर्ण होते क्या हैं, है ना। तो वर्ण क्या होते हैं बेटा? तो हम एक टॉपिक डालते हैं वर्ण, ठीक है? वर्ण जो है वो आपके, पहले आपको मैं समझा देती हूँ फिर हम लिखते हैं कि वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है? वर्ण किसको कहते हैं? जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई बताया, तो अब आप मुझे बताइए कि भाषा क्या होती है? जब हम अपने विचारों को, अपनी बात को, ठीक है, हम एक दूसरे से प्रकट करते हैं तो उसको हम कहते हैं भाषा, ठीक है? और उस भाषा की सबसे इनिशियली स्टार्टिंग जो हम होते हैं ना, जब हम नर्सरी LKG में होते हैं तो हम सीखते हैं, हमको टीचर बताती है, मम्मी पापा पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले हमको अ से अनार, क से कबूतर, ठीक है, ये सब चीज़ें बताई जाती है। फिर हम धीरे धीरे जो है स्टेप बाय स्टेप इन छोटे छोटे वर्ड्स को बनाना सीखते हैं। बनाने के बाद इनको जोड़ जोड़ के 2-2 शब्दों वाले ऐसे शब्द बनाते हैं, ठीक है, 2-2 वर्णों वाले। फिर 3 वर्ण वाले शब्द बनाते हैं, नल, पर, चल, ना। तो ये वर्ण जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि वर्ण जो क्या है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं, ठीक है? तो लिखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ठीक है? सबसे छोटी इकाई वर्ण है। क्यों? क्योंकि इनको और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है? ये जैसे हैं वो उसी पोजीशन में रह सकते हैं, इनको और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है? नहीं तोड़ा जा सकता मतलब अब इनके और टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है? तो आई बात समझ में? हमने क्या पढ़ा अभी तक कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और इनको और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है? न क्षीयते न शरति वा इति अक्षरम, ठीक है? इसी को ही अक्षर भी कहा जाता है, ठीक है? क्या कहते हैं? इसी को ही, किसको ही? वर्ण को ही, ठीक है? इसी को ही अक्षर भी कहा जाता है, ठीक है? अक्षर कहा जाता है। अक्षर से मतलब ही समझ में आया, जो शर ना हो, शर मतलब समाप्त ना हो, खत्म ना हो, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकें, वो कहलाता है अक्षर, ठीक है? तो जिसको टुकड़े नहीं कर सकते वो वर्ण कहलाता है। आ गई बात समझ में, ठीक है? अब जैसे अपन वर्ण लिख रहे हैं तो वर्ण से आप मतलब समझ जाओगे, जैसे कि क्या हो गया, एक उदाहरण के तौर पे समझा रही हूँ। मैंने लिखा अ क्या है? सबसे स्टार्टिंग का स्वर है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, ठीक है? तो अ हो गया। अब अ ऐसा वर्ण है जिसको मैं और अधिक नहीं तोड़ सकती, अ को मैं और टुकड़े नहीं कर सकती हूँ, ठीक है? मैंने लिखा क के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है? ऐसा वर्ण है सबसे छोटा जिसको मैं और अधिक नहीं तोड़ सकती हूँ, ठीक है? मैंने लिखा प, ठीक है? तो इसी तरीके के कोई भी स्वर या व्यंजन, जो स्वर तो क्या होते हैं? बिना हलंत के होते हैं, हलंत लगते ही वो क्या हो जाता है?
आधा हो जाता है। इसका मतलब इसमें से स्वर गायब हो गया है और वो अकेला बचा है, तो ये क्या हो गया, इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसी तरीके से अब वर्ण से ही वर्णमाला तैयार होती है ना। वर्णमाला किससे बनती है, जो हम अ आ ई ऊ ये सब पढ़ते हैं, इसी को तो वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, तो लिख दीजिए कि वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, अब वर्णमाला को आप इंग्लिश में अल्फाबेट्स कहते हैं। ठीक है, वही वर्णमाला होती है। अब वर्ण जो होते हैं, हमने वर्ण के बारे में पढ़ा अभी, लेकिन वर्ण जो है वो हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं। वर्णों के मुख्यतः दो भेद होते हैं। ठीक है, वर्णों के भेद की बात करें तो वर्ण के दो भेद होते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, वर्णों के दो भेद होते हैं। ठीक है, वर्णों के दो भेद होते हैं या दो भेद माने गए हैं। ठीक है, वर्णों को दो भागों में विभक्त किया गया है। अब ये जो मैं चीज़ें पढ़ा रही हूँ ना बेटा, ये सब क्या है कि ये आप लोगों की स्टार्टिंग से, जैसे 5th 6th 7th 8th तक के बच्चों के लिए है ना। 9th और 10th में इसका थोड़ा सा बड़ा रूप आ जाता है। ठीक है, और यही सब स्टार्टिंग जो 7th 8th तक मैंने बताई, वही सब रीड लेवल के लिए भी है कि रीड में भी इनसे संबंधित छोटे छोटे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, इसको ध्यान देना है। 9th 10th वाले जो हैं उनके ये कोर्स में नहीं है, लेकिन ये क्योंकि स्टार्टिंग है तो इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। वर्ण विच्छेद आ जाता है, हमको अक्षर तोड़ना है, संयुक्त व्यंजन ज्ञात करना है, संयुक्त स्वर पता लगाने, तो आगे की और छोटी बातें भी जो हैं वो इनसे संबंधित होती हैं, वो आपके काम की होती हैं। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण भेद कितने होते हैं, ये सब आपको अच्छे से पता होता है। ठीक है, तो 9th 10th के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्पेशली सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि वर्ण भेद के बारे में, वर्ण विचार के बारे में कुछ बताना है, इसलिए वो नहीं है। बाकी आप 8th तक के बच्चों के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। और जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स दे रहे हैं, जिनके संस्कृत का टॉपिक है, संस्कृत सब्जेक्ट जिसने लिया है, वो लोग भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं बात कर रही थी कि वर्णों के दो भेद होते हैं। पहला होता है आपका वर्ण भेद में स्वर। ठीक है, स्वर। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, स्वर वर्ण। आ गई बात समझ में, ये कहलाते हैं स्वर वर्ण। अब स्वर्ण वर्ण को मैं आगे और बताऊंगी, एक बार आप 2nd नंबर पर देख लो, वो होते हैं व्यंजन वर्ण। ठीक है, दो तरीके के वर्ण पढ़े ना अभी तक अपन ने, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब थोड़ा सा अपन लेवल बढ़ाते हैं, तो स्वर वर्ण जो है वो तो अपन इनिशियली लेवल पे कहते हैं, आ ई ये सब जो है वो स्वर होते हैं, है ना। तो इनको अपन स्वर कह देते हैं, लेकिन थोड़ी सी बड़ी क्लास में या अपन कंपटीशन एग्जाम्स के तौर पे सोचते हैं, तो स्वर को ही हम क्या कहते हैं, हम अच भी कहते हैं। स्वर का ही दूसरा नाम क्या है, अच। ठीक है, क्यों कहा गया, ये सब मैं आपको बताती हूँ अभी। थोड़ा सा ब्रैक, मतलब थोड़ा सा ये कि आप उसको केवल ऐसे छोटा सा समझ लो, उसके लिए इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है ना। और व्यंजन वर्ण को हम हल वर्ण भी कहते हैं। अब एक कहानी सुनिए आप सबसे पहले, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि अच और हल क्यों कहा गया। ठीक है, ये जो स्वर व्यंजन जो अपन पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये सब जो है इसके पीछे कहानी है। भगवान शिव को सब जानते हैं। ठीक है, भगवान शिव जो है वो डमरू बजाते हैं, सबको पता है ना, और उनके द्वारा डमरू बजा के तांडव नृत्य किया जाता है ना। तो भगवान शिव के द्वारा प्राचीन समय के पुराणों के द्वारा ये वेदों में लिखी गई बातें हैं कि वर्णों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो वर्णों की जो उत्पत्ति है वो माहेश्वर सूत्रों से हुई। माहेश्वर सूत्र किसको कहा गया, जो भगवान शिव के डमरू बजाने से जो ध्वनियाँ उत्पन्न हुई। ठीक है, डम डम डमरू बजाना, उससे जो ध्वनियाँ उत्पन्न हुई, उन ध्वनियों से इन वर्णों की उत्पत्ति हुई और उनसे 14 माहेश्वर सूत्र बनाए गए। ठीक है, ये आप लोग लिखना मत, मैं आपको सिर्फ एक बार इनिशियली बता रही हूँ कि किस तरह से कभी आपसे कोई पूछ ले कि माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं। ठीक है, वर्ण स्वर कहाँ से आए, वर्ण कहाँ से आए, तो उसके बारे में बता रही हूँ कि माहेश्वर सूत्र होते हैं। ठीक है, उनको सूत्रों में पिरोया गया है ना। और वो माहेश्वर क्यों कहे गए, क्योंकि माहेश्वर किसका नाम है, भगवान शिव का ही नाम है। उनके द्वारा डमरू बजाने से जो स्वर और व्यंजनों की उत्पत्ति हुई,
उनको कुछ सूत्र में बद्ध कर दिया गया। ठीक है, अब उसमें भी स्वर और व्यंजन अलग अलग कैसे हुए, तो देखो कुछ सूत्र मैं इनिशियली लेवल पे, क्योंकि सारा बताऊंगी तो आप लोगों के दिमाग से बिल्कुल ऊपर से निकल जाएगी बात, क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है ना। बाकी आप स्टार्टिंग समझो। देखो अ ई उ ण, री री क, ए ओड़ य। ठीक है, इसको उच्चारण करते हैं ए ओ य। ठीक है, ए ओ च। ठीक है, ए औ च। अब देखो सबसे पहली बात तो ये जो अण है, ये क है, ये य है, ये च है, ये सारे अंतिम वर्ण हैं। ठीक है, ये सारे अंतिम वर्ण हैं और अंतिम वर्ण का हमेशा लोप हो जाता है। इसकी एक संज्ञा होती है और फिर इसका लोप हो जाता है। ठीक है, ये बड़ी क्लास की बात है। लोप हो जाना मतलब ये खत्म हो गए, इनका कोई अस्तित्व नहीं रहा यहाँ से। अब बच्चे क्या अपने पास अ ई उ, री री, ए ओ ऐ औ। ठीक है, ये ऐ औ है ना। अब क्यों मैंने यहाँ पे स्वर व्यंजन को अच कहा कि अ से लेके च तक के, च तो नाम तो आएगा क्योंकि इसका लोप कर दिया, लेकिन ये यहाँ से लेके यहाँ तक के जो सूत्र में बंधे हुए हैं ये 4 सूत्र हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो अ से लेके च तक के जितने भी स्वर हैं उनको हमने एक साथ ले लिया और उसका नाम इन सबको मिला के अपन ने रख दिया अच। आ गई बात समझ में। इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको अच जब नाम रखा है यहाँ पे तो अच इसलिए कहा गया क्यों, क्योंकि ये अ से लेके च तक केवल स्वर ही स्वर है। इसके बाद जो भी आएंगे वो सब व्यंजन होंगे। तो व्यंजन जो है इसके बाद से ह से शुरू हो रहे हैं और ल लास्ट हो रहा है, तो वो वहाँ से ह से लेके ल तक सारे व्यंजन कहलाए। अभी आपका इतना ही जानना काफ़ी है कि स्वर और व्यंजन को अच और हल क्यों कहा, क्योंकि आपके अभी इसके बारे में डिटेल कुछ नहीं कही गई है। ठीक है ना, तो मैंने आपको सिर्फ एक बार ये बताया कि ये नाम क्यों है, क्योंकि आप लोगों में उत्सुकता होती है ना बेटा कि भाई मैम ने ये अच क्यों कहा, इसके बारे में रीज़न तो बताया ही नहीं कुछ भी। ठीक है, तो इसलिए ये मैंने आपको केवल इनिशियली लेवल पे बताया कि भाई ये ऐसा क्यों कहा गया। ओके, बात समझ में आई। तो बेटा यहाँ तक समझ में आ गई बात कि अपन ने अच और हल क्यों कहा स्वर व्यंजन को। ठीक है, अब स्वर और व्यंजन इसके बारे में पढ़ना है अपन को। ठीक है, तो पहले अपन स्वरों के बारे में जान लें, है ना, फिर व्यंजन के बारे में जानेंगे। अब स्वर कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले अपन लिख देते हैं स्वर। ठीक है, ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि संस्कृत और हिंदी में स्वरों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। तो संस्कृत हिंदी में तो अपन स्वर पढ़ते थे तो स्वर जो है वो 11 ही स्वर होते हैं, है ना, लेकिन संस्कृत में 13 स्वर माने गए हैं, 13। ठीक है, कौन कौन से स्वर हैं, पहले तो अपन 13 ये बता रही हूँ। स्वर कहते किसको हैं ये जानो। स्वर देखो बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से समझाऊंगी तो आप कभी भूल ही नहीं पाओगे कि स्वर किसको कहते हैं, है ना। कभी कोई भी कहीं से भी आपसे नींद में खोल के भी पूछ लेना तो आप बता पाओगे कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। तो पहले तो हम लिखते हैं कि स्वर क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी सहायता के किया जा सकता हो, उन्हें स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण के लिए किसी की आवश्यकता ना हो वो स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से हो गए स्वर, अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, बड़ा री। ठीक है, ए, आई, ओ, औ, और एक लास्ट हो गया री। अब 13 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अपन ने बोला था स्वर कितने होते हैं संस्कृत में, 13। कौन से 2 बढ़ गए आपको पता चल रहा है। हिंदी में अपन ने ये री बड़ी वाला नहीं पढ़ा था और एक री नहीं पढ़ा था, बाकी सब तो अपन ने पढ़ चुके हैं ना। तो अब देखो स्वरों की कहानी सुनो। स्वर को बिना किसी सहायता के बोला जा सकता है, ये बात समझ में आई। किसकी सहायता चाहिए होती है हमको बोलने में, किसकी सहायता चाहिए होती है,
ठीक है। तो इसके बारे में कहानी सुनो। देखो, आप छोटे बच्चे हो, माना आप 7th 8th तक के बच्चे हो, है ना, और 7th 8th तक के बच्चे आप यंग हो। हम प्लेग्राउंड में जाते हैं, खेलते हैं, खेलते कूदते गिर भी जाते हैं, और गिर के फटाफट से इधर उधर देखा, फटाफट से हम खड़े भी होके और जल्दी जल्दी से हम लोग दौड़ने लग जाते हैं, खेलने लग जाते हैं। ठीक है, कोई रोना नहीं, कोई रिकना नहीं, कोई बिलखना नहीं, है ना। लगी तो लगी, झाड़ा पोंछी की और फट से दौड़ने लग गए। ठीक है, आपको किसी ने सहायता दी क्या खड़े होने के लिए? नहीं की, क्योंकि आपने फटाफट से जैसे ही गिरे अपने आप को संभाला, खड़े हुए और फिर दौड़ना शुरू कर दिया, है ना। तो आपको किसी के सहायता नहीं लगी कि 2 जने पकड़ के आपको खड़ा करें, फिर वो साइड में बिठाएं, फिर आप थोड़ी देर रेस्ट करो। इतना तो खेलने में अपन मौका ही नहीं देते, है ना, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर खेलने में का टाइम कम पड़ जाएगा, है ना। तो हम तो फटाफट से खेलने लग जाते हैं। यही बात यदि बड़े बुजुर्गों के साथ हो, यदि यही चीज़ आपकी मम्मी पापा, दादा दादी या कोई बड़े टीचर वगैरह हों आपके, और वो आपके साथ प्लेग्राउंड में खेल रहे हों, ठीक है, और वो गिर जाए बाई चांसली किसी कारण से ठोकर खा के, ठीक है, तो वो ऐसे जल्दी से उठ के खड़े होकर वापस दौड़ना शुरू कर देंगे क्या? नहीं करेंगे, है ना। वो उनको खड़ा करने के लिए ही 2 जनों को उनके हाथ पकड़ के उनको साइड में ले जाना पड़ेगा, उनको अच्छे से बिठा के पानी वानी पिलाना पड़ेगा, ठीक है, उनकी मरहम पट्टी करनी पड़ेगी, फिर वो वापस खेलने के लिए शायद तैयार भी ना हो, है ना। तो इससे आपको क्या पता चलता है 2 बातों से, कि आप जो फटाफट खेलते कूदते गिर गए थे और खड़े होकर भागने लग गए थे, आप तो हो गए स्वर, ठीक है, आप यंग हो, है ना। तो स्वर भी क्या हो गए? यंग हो गए। इनके उच्चारण करने में हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप ही उच्चारित हो जाते हैं। अ आ ई ऊ, है ना, इनको सीधे सीधे ये मुंह से निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन व्यंजन जो होते हैं, ठीक है, व्यंजन जो है वो वृद्ध है एक तरह से, ठीक है, उनको जब भी वो उनके साथ उनको स्वरों की सहायता पड़ती है, ठीक है। यदि स्वर उनकी सहायता नहीं करते हैं बोलने में, तो पहली बात तो उनको उच्चारित ही नहीं किया जा सकता बिना स्वरों के, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, यदि मैं क को आधा लिख दूँ, ठीक है, ये क आधा है, हलंत लग जाता है तो क्या हो जाता है? वर्ण आधा हो जाता है। अब मैं आधे क को बोलूँगी कैसे? आधा क ऐसे तो बोल सकती हूँ, पर क को उच्चारित तो नहीं कर सकती ना मैं। ग को मैं उच्चारित तो नहीं कर सकती, ऐसे ग लिख दूँ तो ग को उच्चारित कर सकती हूँ का? हाँ, ग में अ पूरा होगा, ये ग होगा पूरा, तो मैं ग बोल सकती हूँ, गाय, है ना। ग में आ की मात्रा जोड़ी, गाय कर दिया, ठीक है। गमला, ग में अ जुड़ा हुआ है तो ग पूरा बोल दिया, लेकिन आधा ग मैं ऐसे नहीं बोल सकती, उच्चारित नहीं कर सकती बिना स्वरों के, ठीक है। तो यही चीज़ बताने के लिए कि स्वर को जब उच्चारित किया जाता है तो स्वरों को बोलने के लिए तो हमें किसी चीज़ की आवश्यकता, किसी भी और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जब व्यंजन बोले जाते हैं तो बिना स्वरों के वो बोले ही नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसलिए स्वर और व्यंजनों को मैंने बच्चे और बूढ़े के हिसाब से तुलना करके आपको बताया। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। आ गई ना बात समझ में बेटा? चलिए, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज़। अब हम कल स्वर और व्यंजन के भेदों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।